हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट हमने किया था और आज हम लोग उसके आगे कहानी करने वाले हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम समझते हैं कि क्या चीज़ है। हम लोग शुरुआत करते हैं एक इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप लोगों ने की है, सेकंड चैप्टर में भी की है, 9th क्लास में भी की है। और वो इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, जहाँ पर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और s आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हर फैक्टर को या हर टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ हाफ m के साथ, 1/2m के साथ मैं हर टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने 1/2 मल्टीप्लाई बाई m के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इस टर्म को देखें तो ये हाफ mv² बन गया, जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप हाफ mu² देखोगे तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी u है। और अगर मैं 2 के साथ 2 के साथ 2 तो क्या ओके, एक 2 यहाँ पे भी आ गया, 2as, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा mas, kf माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास f यानी कि फोर्स होता है, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, जहाँ पर मुझे क्या पता चलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी चीज़ को वी कॉल वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग नाम देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है, आप किसी स्पीड u से चल रहे थे और उस टाइम पर आपकी एनर्जी थी काइनेटिक इनिशियल एनर्जी, जिसको मैंने ki लिख दिया। फिर आपने एक्सेलरेशन दिया और आपकी जो फाइनल स्पीड है वो v हो गई और आपके पास एनर्जी आ गई हाफ mv²। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम लोग किसके इक्वल लिखेंगे, वर्क डन के इक्वल लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, और यही हम लोगों ने याद रखना है। तो ये इतनी सी जो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी डन हुई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क डन। वर्क डन को डिफाइन करने से पहले जो हमने डेफिनेशन लिखी है, ज़रा एक बार हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज कर लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है और उस ब्लॉक पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं F, और ये फोर्स जो है वो लेट मी से थीटा एंगल बना रही है, और ब्लॉक जो है वो कुछ डिस्टेंस मूव कर गया है, और उसको अपन क्या लेट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S लेट कर लेते हैं। सपोज कर लो ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे सेंटर टू सेंटर। तो अब डेफिनेशन क्या है यार, देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। यानी कि अगर फोर्स एंगल थीटा पे लग रही है तो एक कंपोनेंट तो हो गया F cos थीटा और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया F sin थीटा।
तो यानी कि किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एफ कोस थीटा की बात कर रहे हैं। एफ कोस थीटा की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस मूव किया है यानी कि एस, तो इनके प्रोडक्ट को वर्क डन के इक्वल माना गया है। तो वर्क डन क्या है, ये एक प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, फोर्स के कंपोनेंट की, जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या है, एफ कॉस थीटा है। तो एफ कॉस थीटा की जब आप एस से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसे व्हाट वी कॉल, उसे हम लोग वर्क डन बोलते हैं। तो ये हम लोगों को डेफिनेशन और ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। अब इस फॉर्मूले का और इससे जो अपन ने बात की है वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इससे हम लोग जो है वो बहुत सारे पॉइंट, मेन 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग बात करें, मैं इधर लिखता हूँ, वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन कब कब जीरो होगा, W विल बी जीरो इफ, तो वर्क डन जीरो कब होगा, जब मेरे पास एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस जीरो होगा। मैं वर्क डन जीरो की कंडीशन यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो मतलब जीरो वर्क डन कब होगा, जब इनका मल्टीप्लाई जीरो बनेगा। तो पहला क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, अगर आपने फोर्स लगाई लेकिन वो चीज़ मूव ही नहीं की, तो उस केस में वर्क डन जीरो माना जाएगा। सपोज करो मैं इस बॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस बॉल की क्या हुई है, ज़ीरो। तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो विल गिव यू ज़ीरो, तो इसीलिए वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। दूसरा केस, एफ विल बी ज़ीरो। अब अगर सपोज करो आप फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब है कोई वर्क डन किया ही नहीं जा रहा। तो क्लियर है, अगर एफ ज़ीरो कर दोगे तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा, तो इसीलिए वर्क विल बी ज़ीरो अगर एफ ज़ीरो होगा। थर्ड केस, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाए, यानी कि अगर फोर्स और एस दोनों ज़ीरो नहीं है, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तब भी वर्क डन अपना ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब है, अगर सपोज करो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है परपेंडिकुलरली, तो एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो मतलब आप कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे। लेट मी से, मैं यहाँ पे एक चीज़ होल्ड करके बैठा हूँ, कुछ भी अपने सर पे लगा लो, और मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो मेरे जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगाई हुई है उस चीज़ को होल्ड करने में, और मैं आगे आगे मूव कर रहा हूँ, तो इट मीन्स 90 डिग्री का मेरा एंगल बन गया। तो उस केस में एज पर साइंस में कोई वर्क डन नहीं कर रहा, मेरा वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये वो 3 केसेस हैं जब जब आपका वर्क डन ज़ीरो हो सकता है। चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कर दो, चाहे फोर्स ज़ीरो कर दो, या थीटा 90 कर दो, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन चली गई तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, या वो पैरेलल है, यानी कि आप फोर्स भी इस तरीके से लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे लगा रहे हो, तो फिर जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम चला जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होती है। तो फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में है, थीटा विल बी 0, तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम। थीटा 90 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर सपोज करो थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है, तो थीटा यानी कि अगर आपका 0 से लेकर 90 के इन बिटवीन है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस थीटा होता है
वो 0 और 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वर्क डन भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो थीटा है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा चला गया, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली है cos थीटा वहाँ पर नेगेटिव होता है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 0 डिग्री पे वर्क डन मैक्सिमम होगा, 0 और 90 के बीच में वर्क डन पॉजिटिव होगा, 90 और 180 के बीच में वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर मैं 180 की बात कर दूँ तो 180 का मतलब क्या समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है और जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लग रही है, सो एंगल इज 180। तो वर्क डन विल बी माइनस का मैक्सिमम, या फिर माइनस नेगेटिव छोड़ दो, मिनिमम, क्योंकि जो थीटा 180 होता है उसमें कॉस 180 की वैल्यू -1 चली जाती है अगर थीटा की वैल्यू 180 होती है। तो cos 180 की वैल्यू -1 होगी, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मिनिमम होगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे एक मैंने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो बॉल ऊपर जा रही है, बॉल मूविंग अपवर्ड, बॉल तो ऊपर जा रही है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो उसको क्या पुल करेगी, नीचे पुल करेगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। तो ये सारे केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं कि जब थीटा 0 होगा तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम होगा, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 90 और 180 के बीच में है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और अगर 180 है तो वर्क डन मिनिमम होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये सारे केसेस आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। आगे हमारे पास SI यूनिट है वर्क डन की। जो SI यूनिट है वर्क डन की वो होती है जूल, JOULE, जूल, कैपिटल J। अगर हम लोग वैसे फॉर्मूला वाइज बात करें तो हमारा फॉर्मूला है F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय S। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या नाम दिया गया है, जूल नाम दिया गया है। अगर मैं CGS की बात करूं तो जो CGS यूनिट होती है वर्क डन की वो होती है अर्ज, ERG। अगर हम लोग अर्ज और जूल के बीच में रिलेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मैं cos थीटा को बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपली जैसे अपन लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने 1 जूल की बात की, तो 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। यही होता है कि जब 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है और 1 मीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कैरी करता है तो उसे वर्क डन को 1 जूल कहते हैं। अगर मुझे इसमें अर्ज में बदलना है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है और 1 मीटर में 10⁻², यानी कि 100 सेंटीमीटर होंगे, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ERG, अर्ज लिख सकते हैं। तो ये कहानी है जो हम लोगों को क्लियर रखनी है माइंड में कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। तो ये है जो आप लोगों को रिलेशन याद रखना है। ओके, तो डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं। अब वर्क डन की डायमेंशन निकालनी है, तो जो डायमेंशन आपके फोर्स की मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट से आएगी वो बनेगी डायमेंशन ऑफ वर्क डन। फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मास का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है L।
तो ये आपके पास बन जाएंगे ml2t-2। तो ये आपके पास वर्क डन के डायमेंशन आ गए ml2t⁻²। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लोगों को पता ही है कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बारे में जैसे अपन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपने मोशन में होने की वजह से जो एनर्जी उसके पास होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किस वजह से, मोशन की वजह से, उसे अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। तो अभी अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v से, तो उसे 1/2 mv² टू काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो जूल ही होती है। इनफैक्ट कोई भी एनर्जी है उसकी SI यूनिट जूल ही होती है। और अगर हम लोग बात करें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी जो वर्क डन होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हो। और इसके जो डायमेंशंस हैं वो सेम बनेंगे जो एनर्जी जो वर्क डन के बने थे, दैट इज ml2t-2। तो ये आपने याद रखना है। और इस तरीके से ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक भी डन हुआ। थैंक यू।